अच्छा जी, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली है इसके पहले पैरे की और लर्निंग आउटकम्स की भी बात आपके साथ कर ली है। अब हम लोग आगे अपने टॉपिक एडीमा पे जाएंगे, लेकिन एडीमा पे जाने से पहले उसने दो टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, सो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो दो कौन सी टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है, और ये आपसे पूछा भी जाता है कि हाइपरीमिया और कंजेशन का क्या मतलब है। ठीक है, हाइपरीमिया और कंजेशन में होता क्या है, थोड़ा सा नॉर्मली बताती हूँ, फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखवाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जो हाइपरीमिया है और जो कंजेशन है, इन दोनों का मतलब है वेसल के अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। यानी ये अगर वेसल है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि बात करते हैं हम हाइपरीमिया की, और यहाँ पे हम बात करेंगे कंजेशन की। ठीक है, हाइपरीमिया में ये है कि आर्टरीज ना, जो आर्टीरियोलर लेवल है, आर्टीरियोलर डायलिटेशन हुई होती है, आर्टीरियोलर डायलिटेशन मिलती है ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये वाली बात बता देती हूँ, फिर वो बताती हूँ। दूसरी बात है कि ये जो हाइपरीमिया है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों आर्टीरियोल्स में ब्लड आता है और क्यों वहां पे ब्लड की एक्यूमुलेशन हुई है, अगर हम इसकी रीजन की बात करेंगे, इसकी रीजन ये है कि आपको कहीं याद है कि अगर हमारे पास ये आर्टरीज हैं तो इनकी तरफ ब्लड फ्लो क्यों बढ़ेगा, कुछ याद आ रही है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या हुई हुई होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, तो डायलेशन हो जाती है, परमिएबिलिटी वेसल्स की इंक्रीज होती है और वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। या दूसरी बात है कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्केलेटल मसल एक्सरसाइजिंग वाले, जाहिर है मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अब क्योंकि वो मसल एक्सरसाइज कर रहा है या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो देखने में वो एरिया कैसा होगा, काफी ज्यादा रेडर होगा। ठीक है, और ये जो ब्लड होगा, क्योंकि मसल एक्सरसाइज हो रही है या इन्फ्लेमेशन है, स्ट्रेस है, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली आर्टीरियोल्स के अंदर बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को हाइपरीमिया कहते हैं। ठीक है जी, अब कंजेशन की बात करेंगे तो कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है, और इसमें जो ब्लड की एक्यूमुलेशन होती है ना, असल में वीनस सिस्टम के अंदर होती है, वेन्स के अंदर होती है। ठीक है, कहां पे होती है एक्यूमुलेशन? वेन्स के अंदर। अब ये एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लग रही। अब ये पैसिव प्रोसेस क्यों है, अगर इसकी पैथोलॉजी की बात करूंगी तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में, ये एक वेन है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो ब्लड यहाँ पे पास नहीं कर रहा और यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ब्लड की पूलिंग शुरू हो गई है, तो आपको बेसिकली क्या मिलती है, ब्लड की पूलिंग मिलती है इन वेन ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वीनस प्रेशर गिरा हुआ है। अब देखो, वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो देखने में क्या नजर आएगा, नीला पड़ जाएगा एरिया, डी ऑक्सीजनेटेड, तो साइनोसिस। तो दोनों का फर्क समझ आया कि हाइपरीमिया में भी ब्लड ज्यादा होता है, कंजेशन में भी होता है। हाइपरीमिया एक एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन एक पैसिव प्रोसेस है। हाइपरीमिया में ब्लड की एक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन या स्केलेटल मसल अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा ब्लड आ जाता है। ठीक है, आर्टीरियोलर डायलिटेशन हो जाती है, काफी एरिया रेडर नजर आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन अगर हम कंजेशन की बात करेंगे तो कंजेशन में क्या है, वीनस पूलिंग हुई हुई है ड्यू टू ईदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, और वीनस पूलिंग में आपको पता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और साइनोसिस होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट बात उसने की हुई है कि यही वाली जो कंजेशन है, यही कंजेशन अगर क्रॉनिक कंजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एक वेन है और इस वेन बेचारी के अंदर वीनस ब्लड की पूलिंग हुई हुई है, एक्सेसिव पूलिंग हुई है, तो क्या होगा, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेटेड रहेगा। क्या होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्यूमुलेटेड रहेगा। जब ये ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड है तो इसके जो सराउंडिंग टिश्यूज एरियाज वगैरह हैं उनकी जो परफ्यूजन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, परफ्यूजन रिड्यूस हो जाएगी, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जब हाइपोक्सिया डेवलप होगा तो वहां पे सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और जब क्रॉनिक सेल डेथ है तो जाहिर सी बात है सेल डेथ को रिप्लेस करने के लिए क्या स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे फाइब्रोसिस। ठीक है, तो क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एक्यूमुलेशन है इन क्रॉनिक कंजेशन, परफ्यूजन कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से डेथ भी होगी, फाइब्रोसिस भी होगी। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा जमा हुआ है और ये ऊपर नहीं जा रहा, तो ब्लड की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ेगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड ऊज आउट करेगा। ये चीजें बार बार आगे अप्लाई होंगी। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से फ्लूइड लीक करेगा, और फ्लूइड के लीकेज की वजह से क्या डेवलप हो सकता है, लोअर वेन में थ्रोम्बोसिस, एडीमा। ठीक है, तो ये बात समझ आई। और दूसरी बात ये है कि वेन्स के पीछे क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो कहता है कि हमारे पास क्या हो सकता है,
बैक प्रेशर की वजह से जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो सकती हैं, डैमेज भी हो सकती हैं, रप्चर भी हो सकती हैं। सो कैपिलरीज का हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। सो कैपिलरी हेमरेज भी देखा जा सकता है कंजेशन, क्रॉनिक कंजेशन के केस में। तो ये वाली बात जो है वो आप लोगों ने थोड़ी सी समझनी है। और अब हमने इसे अप्लाई करना है क्रॉनिक और एक्यूट कंजेशन। उन्होंने दो तरह से दिखाई दिया है कि एक्यूट एंड क्रॉनिक कंजेशन हो सकती है लिवर के अंदर भी और लंग्स के अंदर भी, ठीक है। लिवर में भी हो सकती है कंजेशन और लंग्स में भी हो सकती है ड्यू टू वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या एथीरोस्क्लेरोसिस है या एम्बोलिज्म है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि ब्लड फ्लो को वहां पे ब्लॉक कर रहा है। और पल्मोनरी वेन के अंदर अगर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होगा तो हमारे पास क्या हो सकती है, वेन में नहीं बल्कि पल्मोनरी कैपिलरीज में हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम कंजेशन की बात करेंगे तो इस कंजेशन की उन्होंने कुछ मॉर्फोलॉजी वगैरह को डिस्कस किया हुआ है। कहता है मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो बेशक हाइपरीमिया है या कंजेशन है। अगर ग्रॉसली हम देखेंगे तो ग्रॉसली वो एरिया हमें बहुत ज्यादा वेट नजर आएगा, ठीक है, वेट नजर आएगा और वहां से ब्लड जो है वो ऊज आउट कर रहा होगा, ये तो ग्रॉसली हमें नजर आ जाएगा। अब अगर हम बात करना चाहते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो माइक्रोस्कोपिकली आपने बस थोड़ा सा यार इनको चीजों को याद करना है, वैसे कि ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। पहले अगर हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी की, तो पल्मोनरी में वो कहता है एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन और क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन है, ठीक है। एक्यूट में न्यूली वहां पे ब्लड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई होगी तो क्या होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वो ब्लड के साथ फिल हुई होंगी और इनगॉर्ज्ड हुई होंगी, भरी हुई होंगी, ठीक है। इनगॉर्ज्ड विद ब्लड, कौन इनगॉर्ज्ड हुई है ब्लड के साथ, जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं वो। उसके साथ साथ वो कहता है कि एल्वियोलर सेप्टा जो है, एल्वियोलर सेप्टल एडीमा भी मिलेगा, क्योंकि ब्लड की एक्यूमुलेशन है और प्रेशर बढ़ने से लीक आउट भी कर रहा है, तो एल्वियोलर सेप्टल एडीमा भी हमें मिलेगा। और समहाउ वहां पे कैपिलरीज रप्चर होना शुरू हो जाएंगी प्रेशर की इंक्रीज की वजह से, तो इंट्रावेस्कुलर हेमरेज भी मिलेगा। बात समझ आ रही है ना या नहीं आ रही? ज़ाहिर प्रेशर बढ़ेगा तो कैपिलरी ने फट जाना, रप्चर हो जाना है। अगर क्रॉनिक में बात करेंगे तो यही सेप्टा जिसमें एडीमा था, ये सेप्टा काफी ज्यादा थिकंड हो जाएगा, ठीक है। क्रॉनिक केसेस में काफी ज्यादा थिकंड हो जाएगा। मैंने बताया क्रॉनिक केसेस में सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है और उसको रिप्लेस करने के लिए क्या आना शुरू हो जाती है, रिपेयर करने के लिए फाइब्रोसिस, ठीक है। ना सिर्फ सेप्टल थिकनिंग है, फाइब्रोसिस है, बल्कि मैक्रोफेजेस भी वहां पे बहुत सारी क्रॉनिक कंजेशन के केस में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतनी सी बात आपने याद रखनी है। दूसरी उसने लिवर के बारे में भी बात की हुई है कि लिवर के अंदर भी कंजेशन होती है, वही एक्यूट लिवर कंजेशन एंड क्रॉनिक लिवर कंजेशन। यही वाली बातें हुई है कि एक्यूट लिवर कंजेशन में क्या होगा कि जो सेंट्रल वेन है और साइनोसाइड्स हैं इनिशियली तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो जाएंगी ब्लड की एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। कौन, जो सेंट्रल वेन है और साइनोसाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंटेड हुई होंगी और कुछ टाइम के बाद वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आपने याद रखनी है कि नेक्रोसिस जो है वो पेरिफेरल की नहीं होगी, सेंट्रल नेक्रोसिस स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां ब्लड नहीं जा रहा, ठीक है। जो पेरिफेरल एरियाज है उनको कहीं ना कहीं से ब्लड सप्लाई तो मिल रही है ना, ठीक है, बहुत अंदर तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही, तो नेक्रोसिस जो है वो सेंटर वाले रीजन में होती है और पेरिफेरल रीजन में एज सच नेक्रोसिस नजर नहीं आती, क्योंकि वो कंपनसेट कर रही है, जितना कुछ ब्लड उसको मिल रहा है वो उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं और अपनी नीड पूरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रॉनिक में बात करेंगे तो क्रॉनिक में जो सेंट्रल एरिया है लिवर में वो काफी ज्यादा डिप्रेस हमें नजर आएगा, क्योंकि वहां पे एक्सेसिव सेल डेथ हो चुकी है, टाइम ज्यादा हो चुका है। एक्सेसिव सेल डेथ की वजह से वो एरिया काफी डिप्रेस हुआ होगा, एक्सेसिव नेक्रोसिस हमें मिलेगी। साथ ही साथ क्रॉनिक के केस में हेमरेज भी स्टार्ट हो जाता है और मैक्रोफेजेस भी हमें मिलेंगे जो कि लैडन हुए हुए होते हैं हीमोसिड्रिन से, ठीक है। इसकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ हमने क्या बात की कि हाइपरीमिया क्या है और कंजेशन क्या है। हाइपरीमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन या ड्यू टू इंक्रीज एक्सरसाइजिंग मसल या इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड की वजह से किसी टिश्यू की तरफ जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसे हाइपरीमिया कहते हैं और इसमें उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, रेडर होती है। जबकि कंजेशन जो है वो पैथोलॉजिकली होती है और ये कब होती है, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या वीनस प्रेशर फॉल कर गया है या वीनस ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब ये कंजेशन जो है वो देखी जाती है लंग के लेवल्स पे भी और लिवर के लेवल पे भी, और वही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया कि अगर हमें लंग्स के लेवल पे या लिवर के लेवल पे ये कंजेशन मिल रही है तो इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स किस तरह से होंगे। एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन में वहां सिर्फ ब्लड की इनगॉर्जमेंट होगी, थोड़ा सा एडीमा होगा और हैमरेज हो सकता है, जबकि क्रॉनिक के केस में थिकनिंग, फाइब्रोसिस और मैक्रोफेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। लिवर में भी हमने बात की कि इनिशियली सिर्फ सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, लेकिन क्रॉनिकली नेक्रोसिस वाइड हो जाती है, हैमरेज भी ज्यादा हो जाता है, मैक्रोफेजेस भी आते हैं और सेंट्रल एरिया काफी डिप्रेस दिखाई देता है, जो कि साफ पता चल रहा है एक्सेसिव नेक्रोसिस की वजह से हुआ है, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एडीमा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और फेवरेट भी है और आसान भी बहुत ज्यादा है।